सो भाई आज जो हम डिस्कस करेंगे वो आइंस्टीन्स मॉडल जो हमने स्पेसिफिक हीट के लिए डिस्कस किया था उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। मैं एक बार फिर से बता दूं कि अब तक हमने स्पेसिफिक हीट में क्या क्या पढ़ा है बेटा। हमने स्पेसिफिक हीट में क्लासिकल थ्योरी ड्यूलॉन्ग पैटिस की बात की, जो कहते हैं कि भाई सोलिड की जो स्पेसिफिक हीट होती है वो टेम्परेचर पे डिपेंड ही नहीं करती है और वो कितनी होती है 3R होती है। ये बात की हमने। देन एक्सपेरिमेंटली जब भी फाउंड कि भाई 3R होती है ना, कांस्टेंट होती है, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर होती है। ये होती तो है इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, बट कब होती है? हायर टेम्परेचर पर होती है। ठीक है, अगर हम लोअर टेम्परेचर की तरफ जाते हैं, 0 केल्विन को अप्रोच करते हैं, तो वी फाउंड कि भाई जो स्पेसिफिक हीट होती है, जो स्पेसिफिक हीट होती है, ठीक है कि नहीं है, और टेम्परेचर के मतलब ये हम कह रहे थे, जस्ट एक रिवीजन सा करवा रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, ये था। और लोअर टेम्परेचर पर इट स्टार्ट डिक्रीजिंग एंड इट अप्रोचेस टू 0 एट 0 केल्विन। ये हमने बात की थी बेटा। ठीक है, तो हमने कहा भाई क्लासिकल थ्योरी तो फेल हो गई, इसका मतलब तो ये हुआ। ओके, तो इस चीज को फिर एक्सप्लेन करने के लिए आया आइंस्टीन की थ्योरी। आइंस्टीन ने माना कि भाई हमारे जो है जो एटम्स हैं, दीज आर लाइक हार्मोनिक ऑसिलेटर्स, और हर एक हार्मोनिक ऑसिलेटर की नेचुरल फ्रीक्वेंसी सेम ले ली उन्होंने, एंड उन्होंने कुछ एक्सप्लेन किया। एंड ही आल्सो फाउंड कि हायर टेम्परेचर पर ठीक है 3R होता है, लोअर पर डिक्रीज होता है। काफी हद तक वो एक्सप्लेन कर पाए थे, पर हमने कहा कि उनका ग्राफ एग्जैक्टली एक्सपेरिमेंटल ग्राफ के साथ मीट नहीं कर पा रहा था। ठीक है, उनके हिसाब से एक्सपोनेंशियली डिक्रीज आया था, जबकि स्पेसिफिक हीट एक्सपेरिमेंटली टी क्यूब को फॉलो करती है। मतलब टी टेम्परेचर डिक्रीज होता है तो क्यूब की फॉर्म में ये डिक्रीज होती है। तो अब हमने यही फाइंड आउट करना है कि आखिर प्रॉब्लम कहां हो गई, आइंस्टीन से क्या गड़बड़ थी। तो देखो बेटा, गड़बड़ ये थी, उन्होंने ये मान लिया, थोड़ा सा मैं बताऊं, कि जो हार्मोनिक ऑसिलेटर्स है, एटम्स हैं, दीज आर इंडिपेंडेंट हार्मोनिक ऑसिलेटर्स। जबकि ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो आइडियल गैस के अंदर होता है कि सारे एटम एक दूसरे के इंडिपेंडेंट होते हैं व्हेन देयर इज नो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। बट सॉलिड्स में ऐसा थोड़ी कि हर एक एटम एक दूसरे के इंडिपेंडेंट है। क्या इंटरमोलिकुलर फोर्सेस नहीं होते क्या? बताओ आप लोग। सॉलिड्स क्या है? मॉलिक्यूल्स के होते हैं, ठीक है कि नहीं है? तो यहां से गड़बड़ होनी शुरू होगी। मतलब मैं यूं कहूं कि ये तो इस जैसे मान लो ये एक एटम है, ये दूसरा एटम है, तो दिस इज आर लाइक दिस। ये तो ऐसे बंधे हुए स्प्रिंग सिस्टम से बंधे हुए हों। फिर ये दूसरा होगा, क्योंकि मतलब एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर एटम्स जो होंगे वो फोर्स लगाएंगे, तो एक दूसरे के साथ कपल्ड टाइप के होते हैं ये। तो एक तो मतलब यहां गड़बड़ है कि ये जो ऑसिलेटर्स हैं ये इंडिपेंडेंट ऑसिलेटर ना होकर बेटा कैसे ऑसिलेटर्स होंगे? कपल्ड ऑसिलेटर्स होंगे, एक दूसरे के साथ कपल्ड होंगे, कपल्ड ऑसिलेटर्स की तरह काम करें। दूसरा जो और बड़ी मिस्टेक थी बेटा, कि हर एक एटम की उन्होंने एक नेचुरल फिक्स फ्रीक्वेंसी मान ली, ओमेगा नोट, जिसको हमने 2 पाई न्यू नोट लिखा था, कि हर एक एटम की सेम एनर्जी होती है, सेम फ्रीक्वेंसी होती है, जो कि ऐसा नहीं होता है बेटा। रादर एक पर्टिकुलर एनर्जी, क्या जो एटम्स हैं, दे पोजेस ए नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज। सिस्टम की बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज होती है, रादर पूरा एक स्पेक्ट्रम होता है। जो एटम्स होते हैं दे वाइब्रेट्स, दे वाइब्रेट्स इन डिफरेंट मोड्स, इन डिफरेंट वाइब्रेट्स इन डिफरेंट मोड्स। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर है, और इन सब चीजों को कंसीडर करके डिबाई नाम के साइंटिस्ट ने बेटा एक नई थ्योरी दी, जिसको हम डिबाई मॉडल ऑफ स्पेसिफिक हीट की बात करेंगे, डिबाई थ्योरी ऑफ स्पेसिफिक हीट की बात करेंगे। लेकिन डिबाई थ्योरी को समझने से पहले बेटा आपको यह समझना पड़ेगा कि किस तरीके से सिस्टम की नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज होती हैं, किस तरीके से गिवन सिस्टम डिफरेंट मोड्स के अंदर वाइब्रेट करता है। ठीक है, हम अलग, और जब वो समझ में आ जाएगा ना बेटा, तब हमें क्या समझ में आएगा? डिबाई मॉडल ऑफ स्पेसिफिक हीट समझ में आएगा। तो डिबाई मॉडल पर पहुंचने से पहले मैंने बताया आपको, हमें पहले आज का एक लेक्चर
डेंसिटी ऑफ मोड्स के ऊपर लगाना पड़ेगा। डेंसिटी ऑफ मोड पर यूनिट फ्रीक्वेंसी रेंज में कितनी, मैंने कहा ना कि जैसे मान लो मैं ये कह रहा हूं कि ये न्यू वन फ्रीक्वेंसी है, इसकी भी वाइब्रेशन पॉसिबल है, न्यू टू वाले भी कुछ होंगे, न्यू थ्री वाले भी होंगे, ठीक है कि नहीं है। तो आज जो हम करने जा रहे हैं बेटा, देखो दिस इज कॉल्ड डेंसिटी ऑफ मोड्स की हम बात करेंगे बेटा। जैसे मान लो मैंने कहा कि अब एक फ्रीक्वेंसी तो है नहीं, बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज हैं, ये मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो मान लेते हैं हम, हमारे पास कि देर आर dn modes, these are number of modes of vibrations, it is number of mode of vibrations in frequency range न्यू टू न्यू प्लस डेल्टा न्यू। मतलब यूं समझो आप इसको, जैसे यहाँ पर देखो मैं कह रहा था अभी, ये फ्रीक्वेंसी, बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज है ना, इंसान फ्रीक्वेंसी का मान लो मैंने कोई डी न्यू गैप ले लिया यहाँ से यहाँ तक, मान लो यहाँ से यहाँ तक का गैप कितना है, डी न्यू। तो इसके अंदर कितने वाइब, फॉर एग्जांपल ये दो ही नहीं, जरूरी नहीं दो है, ये तो जैसे एक वैसे रफ सा डायग्राम बना रखा है ना बेटा। तो मान लो जैसे इस पर इसी डायग्राम को मान लो, तो इस गैप में कितने हो गए, दो। तो ये जो डीएन मैंने लिखा है, इस डीएन की वैल्यू कितनी होगी, 2 होगी उस डायग्राम के हिसाब से, उस रफ डायग्राम में। तो ये पता नहीं कितना होगा, ये हमें कैलकुलेट करना है। नंबर ऑफ मोड ऑफ वाइब्रेशन इन फ्रीक्वेंसी रेंज दिस। तो पहले तो मैं डेंसिटी ऑफ मोड का मतलब बता रहा हूं आपको, डेंसिटी ऑफ मोड्स बेटा, इसको जेड न्यू से लिखेंगे और ये हो जाएगा नंबर ऑफ मोड्स पर यूनिट फ्रीक्वेंसी रेंज, ठीक है। नंबर ऑफ मोड्स पर यूनिट फ्रीक्वेंसी रेंज होता है, ठीक है। कि यूनिट फ्रीक्वेंसी रेंज के अंदर डी न्यू में है डीएन, तो 1 में कितने हो गए, और वो क्या कहलाता है आपका डेंसिटी। मतलब डेंसिटी जैसे मास डेंसिटी में क्या कहते हो, मास पर यूनिट वॉल्यूम। लीनियर मास डेंसिटी में क्या कहते हो आप, मास पर यूनिट लेंथ। तो ऐसे ही यहां पर जो डेंसिटी ऑफ मोड्स का मतलब है बेटा, नंबर ऑफ मोड्स ऑफ वाइब्रेशन पर यूनिट फ्रीक्वेंसी रेंज, ठीक है। ये हमें निकालना है, समझाना है आपको। देखो मेरी बात सुनो बेटा, सॉरी, मान लो बेटे जैसे कोई सॉलिड है, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस स्ट्रक्चर है सॉलिड। मैंने इसको ऐसा करता हूँ, एक स्ट्रिंग की तरह कंसीडर कर लेता हूँ, चलो एक स्ट्रिंग है ये। मैं पहले वन डायमेंशन की बात कर लेता हूँ, आपको मैंने पहले भी करवाया जैसे वन डायमेंशन, एंड देन फिर उसको एक्स्ट्रा प्लॉट कर लेंगे बेटा, 3 डायमेंशन में एक्सटेंड कर लेंगे। मान लो मैं सॉलिड कंसीडर कर रहा हूँ वन डायमेंशन में, ठीक है। फर्स्ट वी कंसीडर वन डायमेंशन, वन डायमेंशन। तो देखो बेटा, मान लो मैं ये सॉलिड को हमने स्ट्रिंग मान लिया है, कॉन्टिन्यूअस स्ट्रिंग है, x इज इक्वल टू 0, फिक्स है ना ये दो एंड भाई, यहाँ पे फिक्स है, यहाँ भी फिक्स है, ये बंधा हुआ है। मान लो x इज इक्वल टू l, ये इनडायरेक्टली मैंने आपको सॉलिड की लेंथ बता दी बेटा, वनडे में l हो गया। मान लो बेटे अब इसके अंदर क्या हुआ, यहां से एक वेव चली, ठीक है, यहां से एक वेव चली इस तरीके से, इस तरीके से जा रही। मान लो मैं इसको थोड़ा कलर दिखा देता हूँ किसी से ना, तो कि थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाए। हमारे पास ये यूं वेव चली एक वेव पहुंची यहाँ पर बेटा, ठीक है, ओके। तो ये वेव किधर जा रही है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जा रही है, y1 मान लेता हूं मैं इसको। तो इसकी जो इक्वेशन होती थी, अगर कुछ ध्यान हो आपको, तो वेव की इक्वेशन हमने थर्ड सेमेस्टर का पहला लेक्चर भी देख सकते हैं आप, उसके अंदर भी हमने जो मेरे क्लास के बच्चे रहे होंगे उन्होंने जरूर देखा होगा, ये करवाया वहां पर भी। तो ये a एम्पलीट्यूड एंड दिस इज साइन एंड दिस इज ओमेगा टी माइनस टी एक्स। अगर बेटा याद करने का बड़ा आसान तरीका, वेव
अगर वेव प्लस में जा रही है तो यहाँ माइनस होगा, और माइनस एक्स एक्सिस में जा रही हो तो यहाँ प्लस होगा बेटा। एक बार सुन लो, y1 क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट होता था, ए एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड ये वाली चीज होती है मैक्सिमम, ठीक है। ओमेगा आप सबको पता है 2 पाई न्यू, और के 2 पाई बाई लैम्बडा, प्रोपगेशन कांस्टेंट, दिस इज कॉल्ड प्रोपगेशन कांस्टेंट बेटा, ठीक है। अब देखो ये वेव क्या होगी बेटा, ये वेव यहां पर पहुंची एल पर, यहां पर चूंकि ये स्ट्रिंग बंधी हुई है तो यहां से टकराएगी और टकरा कर वापस जाएगी इस तरीके से। ये y2 ये आपकी इंसिडेंट वेव थी, y1 जो थी ये इंसिडेंट थी बेटा, और अब मैं बोल रहा हूं रिफ्लेक्टेड वेव y2, ये जो है टकराकर उल्टी जा रही है बेटा, ए रिफ्लेक्टेड वेव, सॉरी वे नहीं, हाँ जी रिफ्लेक्टेड वेव। मुझे बताओ सोच के, ए साइन, अभी मैंने कुछ बताया था, ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी प्लस के एक्स, बिल्कुल ठीक बात है बेटा, क्योंकि अब ये कौन से एक्सिस में जा रही है, नेगेटिव एक्स एक्सिस में आ रही है, बड़ा उल्टा होता है साइन, प्लस में जा रही है तो माइनस आएगा, माइनस में जा रही है तो प्लस आएगा, याद करने का सीधा तरीका है। एक और चेंज आएगा बेटा, सेम स्टेज वापस जा रही है कि उल्टी स्टेज जा रही है, स्टेट से मेरा मतलब है क्रस्ट टफ, ये और चेक करो, अपोजिट, अपोजिट। इस पॉइंट पर देखो बेटा, इंसिडेंट क्या था, क्रस्ट, ना सॉरी ट्रफ, और रिफ्लेक्ट होके जा क्या रहा है, क्रस्ट। तो अपोजिट फेज के लिए एक और कितने का फेज डिफरेंस, क्या पाई का फेज डिफरेंस नहीं आ गया। ये ऑप्टिक्स में भी पढ़ा है आपने बेटा कि व्हेनेवर ए वेव इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम फिक्स्ड एंड और एनी रिजिड एंड, an additional phase difference of pi is introduced। पाई का फेज डिफरेंस, स्नेल्स लॉ याद, नहीं स्टोक्स लॉ, थोड़ा सा पिछले सेमेस्टर याद करेंगे आप तो वहां पर था स्टोक्स लॉ, वो यही था बेटा। और उसमें ना जाए तो बड़ा सिंपल वे में समझाया कि अगर क्रस्ट का ट्रफ बन जाए और ट्रफ का क्रस्ट, इसका मतलब 180 का फेज डिफरेंस आ गया, तो ये क्या बन गया आप देखो, साइन थीटा प्लस पाई, इसको मैंने थीटा मान लिया बेटा यहां से, साइन सोच लो, माइनस आएगा सर। हाँ बेटा माइनस आएगा, बस ये तो मैं पूछना चाह रहा था, माइनस आएगा, तो y2 आ गया माइनस ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, ओके। नाउ यहां से कॉन्टिन्यूसली मान लीजिए y1 वेव आई जा रही है, यहां से कॉन्टिन्यूसली y2 जा रही है, तो सेम मीडियम में तो ट्रेवल कर रही है दोनों के दोनों, सेम क्रिस्टल के अंदर ही है, सेम सॉलिड के अंदर है, ओके। तो क्या होगा, सुपर इम्पोजिशन हो जाएगा बेटा, और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहता है नेट रिजल्टेंट y विल बी y1 प्लस y2, तो y जो होगा रिजल्टेंट, अगर हम इनके रिजल्टेंट की बात करें बेटा तो y इज इक्वल टू y1 प्लस y2, दिस इज ए कॉमन ले लो एम्पलीट्यूड, तो दिस इज साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स माइनस साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, ये देखो बेटे ये दोनों y1 प्लस y2 कर दिया मैंने, ये बन गया साइन सी माइनस साइन डी, या जो भी बोलते हो इसको, क्या बनेगा बताना भाई, 2 साइन ए साइन कोस बी, 2 साइन ए किसको मानू बी किसको मानू, ऐसे कैसे पता चलेगा, ये कौन सा मुझे नहीं पता, समझ में आया कौन सा फार्मूला बोल दिया बेटा, दोबारा बताओ, 2 तो समझ में आया मुझे, बोलो भाई, बाकी लोग बोल दो, एक बच्चे की जिम्मेवारी थोड़ी बोलना, ये कुछ हो गया ना, साइन सी माइनस साइन डी होता होगा सर ये, ए ओमेगा टी होगा और बी के एक्स, ए ओमेगा टी,
और बी के एक्स, ये कह रहे हो? तो फिर क्या कह रहे हो तुम, टू साइन ए कोस बी? लग नहीं रहा मुझे ये आएगा। एक मिनट, मैं साइड में लिख रहा हूँ, आई माइट बी रॉन्ग, क्योंकि तुम लोग तो मैथ के टच में ज्यादा रहते हो मेरे से। मैं इसे कह रहा हूँ, मान लो मैं इस पूरे को ए मान रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, ठीक है? पूरे को ए और इसको पूरे को बी, साइन ए माइनस साइन बी, मतलब वो कुछ लिख लो। क्या ये नहीं होता, टू साइन ए माइनस बी बाई टू कोस ए प्लस बी बाई टू? ये ठीक है क्या मैंने जो लिखा है? सर कोस आता है, 2 कोस सी प्लस डी बाई टू साइन सी माइनस डी बाई टू। ठीक है, ठीक। ठीक है, तो बेटा हमने प्लस वाली टर्म बाद में लिख दी, ठीक है ना? तो देखो एक बार मैं इससे करके देखता हूँ, एक बार साइन, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ओमेगा टी कट जाएगा, के एक्स, ये बचा, देखना भाई एक बार, क्या यही बचा क्या? यस सर। तो उल्टा बोल रहे थे मेरे ख्याल में तुम लोग ना, इसलिए मुझे डाउट हो रहा था। देख लो कुछ शायद तुम, क्योंकि ए इसको बोल रहे थे बी इसको, तो मुझे लगा साइन के साथ ये नहीं आ सकता। टू ए साइन के एक्स कोस ओमेगा टी। बेटा एक तो पहली बात तो ये जो इक्वेशन आ गई ना, इस वेव को हम बोलते हैं स्टैंडिंग वेव। आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कुछ चीजें एक्स्ट्रा। ये वाली जो वेव्स हैं 1 और 2, जिनमें बेटा ओमेगा टी, देखो पहचान है आप लोगों ने, अब फाइनल ईयर में छोटी छोटी चीजें तो मतलब ऐसी होनी चाहिए, जिसमें ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स की टर्म इकट्ठी आ जाए बेटा, वो पहचान होती है प्रोग्रेसिव वेव की। ये किसकी पहचान है? प्रोग्रेसिव वेव की। तो ये प्रोपोगेट कर रही है ना, ये एक्स एक्सिस में जा रही है, नेगेटिव एक्स एक्सिस में जा रही है, पर ये जो वेव्स होती हैं बेटा, ये कहलाती हैं आपकी स्टैंडिंग वेव, जिनमें के एक्स और ओमेगा टी की टर्म अलग अलग हो जाए, उन्हें हम क्या बोलते हैं बेटा? स्टैंडिंग वेव्स बोलते हैं। ठीक है, अब जरा देखो, यहां पर स्ट्रिंग बंधी हुई है, ठीक है, ये फिक्स एंड है, ये फिक्स्ड एंड है, तो x0 पर मैं कहता हूं y की वैल्यू हमेशा ही क्या रहेगी? 0 आएगा कि नहीं? y क्या चीज है? ये डिस्प्लेसमेंट है बेटा, y ये वाला डिस्प्ले, ये यहां पर मैक्सिमम हो गया, ये हो गया, ये y ये डिस्प्लेसमेंट है। तो क्या x0 पर y हमेशा 0 रहेगा? यस सर। यस सर। और भी कोई ऐसा पॉइंट है जिसका पता है कि वहां तो रहेगा ही रहेगा? सर x इक्वल्स टू l। x इजिकल टू, 2 पॉइंट तो पक्का पता है हमें, यहाँ तो y 0 रहेगा, बीच में रहेंगे, पर वो कहाँ रहेंगे एग्जैक्टली नहीं कह सकता, मैं श्योरिटी से नहीं कह सकता। अगर उनके लिए कोई वर्ड याद है जिनका डिस्प्लेसमेंट 0, उनके लिए एक वर्ड यूज होता था, नोड या एंटी नोड, ऐसा कुछ याद आ रहा है? सर यस, नोड्स, जब नोड्स बोलते थे 0 बेटा, हाँ, डिस्प्लेसमेंट 0 वाले पॉइंट। तो देखो बेटा, चाहे जो मर्जी टाइम हो, किसी भी टाइम की बात कर लू मैं, x0 पर y0 आना चाहिए। एट x0 y should be 0 for all time, for all times, as because it is a fixed at। मतलब इसमें यानी ये तो मैटर ही नहीं कर रही, इसकी चाहे जो मर्जी वैल्यू हो जाए, ये चीज 0 होनी चाहिए। पुट करके देखो, x0 पुट करने से फ्रॉम 3 सेटिस्फाई हो रहा है क्या? यस सर। x0 पुट कर दो तो y0 होगा, चाहे इसकी वैल्यू कुछ भी क्यों ना हो जाए। 0 मल्टीप्लाइड बाय समथिंग हमेशा क्या आएगा? 0 बेटा, यहां 0 पुट करते ही, तो फ्रॉम 3 अबव कंडीशन इज सेटिस्फाइड, इसका मतलब हमारा ठीक चल रहा है। अब दूसरा देखते हैं, एट x इजिकल टू l पर भी y क्या होना चाहिए? चाहे 0 होना चाहिए हमेशा ही, टाइम की चाहे जो मर्जी वैल्यू रख लो, ठीक है ना? तो अब ये करके देखते हैं यहां पर, इसका मतलब ये कब होगा? इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन इफ साइन के एल इज 0। ये सेटिस्फाइड हो जाए तो मेरे ख्याल में बात बन जाएगी। मतलब ये सेटिस्फाई हो रहा है ऑलरेडी, इट मींस हमने जो डेरिवेशन किया है वो ठीक है। अब हमें कुछ कंडीशन निकालनी है। आपने कहा
x इज इक्वल टू एल पर भी फिक्स्ड एंड है तो y की वैल्यू क्या होनी चाहिए, यहाँ पर 0 होनी चाहिए। कोई दिक्कत किसी को? तो मैंने यहाँ पुट किया बेटा, तो देखो 2 और a तो 0 हो नहीं सकते, ये तो फिक्स्ड है। कोस ओमेगा टी मैंने कहा चाहे 0 नॉन 0, मैं हर कंडीशन में चाहता हूं कि y 0 आए, तो ये तो तभी पॉसिबल है जब साइन की एल की वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए। नहीं समझे? एक कुछ स्पेशल केसेस में तो ये टर्म भी 0 हो सकती है जब ये 90 आ जाएगा, पर वो कुछ स्पेशल केस होंगे ना। मैं क्या बोल रहा हूँ, फॉर ऑल टाइम्स, तो यानी कि इसकी वैल्यू पे तो डिपेंड होना ही नहीं मुझे। एक्स की जगह अगर एल पुट कर दो तो ये साइन, अगर ये टर्म 0 हो जाए तो क्या y हमेशा 0 होगा कि नहीं होगा, बताओ? Yes, sir. Yes, sir. बोलो फिर, साइन ऑफ कितना, जनरल वैल्यू 2 pi to n pi. जनरल बोला मैंने, स्पेशल नहीं पूछा है। देखना भाई क्या ये ठीक है, जनरल वैल्यू साइन 0 की। अरे जल्दी जल्दी प्लीज। Yes, sir. And इसमें क्या बुराई है? सोचो बेटा, ये भी तो सही है। इवन ये मल्टीपल भी, यूज आ रहा है। yes, sir. हाँ, 3n pi पे भी 0 है। हाँ तो फिर ये वाला केस तो आपने गड़बड़ कर दी। 2n पाई में तो सिर्फ इवन मल्टीपल कर दिया आपने, जबकि पाई पे भी 0 होता है, 2 पाई पे भी, 3 पाई पे, सारे पाई के लिए 0 होता है, सारे पाई के मल्टीपल्स पे 0 होता है। साइन तो कोस होता तो गड़बड़ होती। इज ओके, तो ये ऊपर वाली नहीं आएगी बेटा। आपने बोले ठीक है, बट इट इज नॉट गिविंग ऑल द वैल्यूज। पाई तो ये देगा ही नहीं मुझे, 3 पाई तो देगा ही नहीं मुझे, 2n कर दिया आपने, इवन मल्टीपल्स कर दिया बेटा। मतलब ये ठीक है बट इट इज नॉट गिविंग ऑल द वैल्यूज। ठीक है बेटे, तो जनरल वैल्यू कौन सी काउंट होगी, साइन एन पाई। समझ में आया 2n पाई ना लेने का रीजन बेटा सबको? Yes, Yes, sir. तो देखो अब क्या आ जाएगा हमारे पास, दिस इज के एल इज इक्वल टू एन पाई। के अभी थोड़ी देर पहले बताया था, प्रोपगेशन कांस्टेंट होता है बेटा 2 पाई बाय लैम्बडा इनटू एल इज एन पाई, वेयर एल वाज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इन वन डायमेंशन। ये कैंसिल आउट होगा। ये देखो बेटा लैम्बडा 2l बाई एन। कंडीशन आ गई नंबर 4, वेवलेंथ आ गई बेटा। इफ vs is the speed of the wave, जिस वेव की आप जिक्र कर रहे हो, वेव इन सॉलिड, इन स्ट्रिंग ले लो, अभी तो स्ट्रिंग चल रहा है। तो हाउ कैन आई फाइंड आउट फ्रीक्वेंसी, दिस इज द वेवलेंथ ऑफ द वेव इन द स्ट्रिंग, दिस इज द स्पीड। तो हाउ कैन आई फाइंड आउट फ्रीक्वेंसी, बोलो शाबाश। अरे फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का कोई रिलेशन नहीं होता, स्पीड फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ। स्पीड इज इक्वल टू, अरे न्यू लैम्बडा। लाइट में आप लिखते हो c इज इक्वल टू न्यू लैम्बडा, क्योंकि लाइट में क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट से चलती c लिखते हैं, पर दिस इज ए जनरल रिलेशन, इट कैन बी अप्लाइड फॉर एनी वेव। फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ जो होगा वो हमें क्या देगा बेटा, स्पीड देगा कि नहीं देगा बताओ? तो यानी कि यहां से न्यू एस इज इक्वल टू लैम्बडा इनटू न्यू। ओके, न्यू एन लिख लेता हूं मैं थोड़ी देर के लिए, अभी बताऊं न्यू एन वी एस बाई लैम्बडा, और दिस इज एन वी एस बाई 2l। यहां से देखो बेटा, अब n 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है, क्योंकि n कहां से आया था अब ये देखते हैं। n यहां जनरल वैल्यू से आया था, और n कैन हैव एनी वैल्यू, इंटीजर वैल्यू 1 2 3 4 हो सकती है कि नहीं हो सकती बेटा? मान लो मैं n की वैल्यू 1 पुट कर दूं तो ये बन जाएगा न्यू 1, यानी कि स्ट्रिंग में ये वाला वाइब्रेशन भी पॉसिबल है। ये जो स्ट्रिंग आपने पढ़ी थी वो इस फ्रीक्वेंसी के वाइब्रेशंस भी हो सकते हैं। इसको n1 है ना, बोल देता हूं मान लो मैं फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन।
मैं n इजिकल टू 2 पुट कर दूं, यानी उसी सेम स्ट्रिंग के अंदर ये भी पॉसिबल है, 2 इंटू VS बाई 12, यानी इसका ट्वाइस। तो समझ में आ रहा है, यानी एक सॉलिड के अंदर, ये तो वन डायमेंशन था ना, न्यू वन भी पॉसिबल है उसी सॉलिड में, न्यू टू भी है। इसको क्या बोलेंगे बेटा, सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन, सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन। n इजिकल टू 3, न्यू 3 आ जाएगा, 3 इंटू VS बाई 12। समझ में आ रहा है बेटा कुछ, कि आइंस्टीन ने क्या गड़बड़ कर दी थी, कहा क्यों आइंस्टीन का रिजल्ट गलत आया है। आइंस्टीन ने माना था Yes, कि sir. एक ही फ्रीक्वेंसी पॉसिबल है बेटा, तो लेकिन आज हमने प्रूव कर दिया एक ही सॉलिड में नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज पॉसिबल हैं, बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज हो सकती हैं, ठीक है ना। यहां से हमने क्या प्रूव कर दिया कि जो फ्रीक्वेंसी है बेटा, इट हैव डिस्क्रीट वैल्यूज, ठीक है। पहला है, फिर उसका यानी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ VS बाई 12 है कि नहीं, 10। हमने क्या प्रूव कर दिया बेटा कि फ्रीक्वेंसीज इन स्ट्रिंग हैव डिस्क्रीट वैल्यूज, कंटिन्यूअस नहीं स्पेक्ट्रम है, डिस्क्रीट वैल्यूज, एंड आर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ VS बाई 12 हो गया। बताओ ठीक है कि नहीं, यहां तक की बात बताओ। Yes, sir. तो इसका एन, क्या इस एन पे कोई बाउंडेशन है आपके मैथमेटिक्स के हिसाब से, 1 2 3 4 5 6 7 कहीं रुकेगा या कितना भी हो सकता है, ये Infinite. इनफाइनाइट तक हो सकता है एन। और इनफाइनाइट होने का मतलब समझे कि इट कैन हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज, मतलब मैं बनाऊं ये कहूं, ये देखिए नंबर ऑफ मोड्स, ये जो मैं बता रहा, शुरू में बता रहा था बेटा, जैसे मान लो पहली फ्रीक्वेंसी है न्यू वन, है ना, यहाँ पर हम मोड्स की बात कर लेते हैं ना, यहाँ पर ये देखो, ये वाली फ्रीक्वेंसी भी है, ये वाली फ्रीक्वेंसी भी है न्यू टू, ये वाली फ्रीक्वेंसी भी है न्यू थ्री, है ना। थर्ड मोड आ गया, फर्स्ट मोड, सेकंड मोड, ये भाई स्ट्रेट लाइन। और ये अभी आपने कहा कि इट इज एक्सटेंडेड अप टू बिटे इन्फिनिटी, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, न्यू 4 आ गया, एंड इनके बीच का गैप बढ़ता जाएगा, सेम रहेगा, डिक्रीज होगा, कुछ नहीं कह सकते, बता दीजिए। मैंने पूछा न्यू वन न्यू टू के, न्यू टू न्यू थ्री न्यू फोर, इनके बीच के गैप फिक्स हैं, देखो ध्यान से जरा, कम ज्यादा है, Same. Sir. सेम है। देखो बेटा ध्यान से, न्यू एस के मल्टीपल्स हैं, ठीक है ना, तो न्यू एस के मल्टीपल्स हैं, तो ये ही सेम गैप है, इक्वी डिस्टेंसेस है ना, गैप बराबर बराबर है इनके अंदर। तो इस तरीके से बेटा ये बात समझ में आई कि कोई भी जो सॉलिड होगा, इट कैन हैव इन लार्ज नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज, ठीक है कि नहीं। सो अभी जो हमारी क्वेश्चन आई जनरल, ये हमारे, ओ वेरी गुड, यहाँ से के की वैल्यू आ रही है हमारे पास सॉरी एन पाई बाई एल आएगी बेटा, और ये वैल्यू ना मैं एक बार इसमें पुट कर रहा हूँ नंबर 3 में, इक्वेशन 3 में। देखते इक्वेशन 3 बिकम्स, कुछ कुछ चीजें मैं लिख लेता हूँ पहले। इक्वेशन 3 y इज इक्वल टू था बेटा हमारे पास, ओके, दिस इज 2a साइन परिचय यही हो, ये क्या आ गया, सॉरी बेटा,
मैं तो टेक्निकली थोड़ा सा, वो स्क्रीन पे पता नहीं क्या आ गया, मुझे तो पता ही नहीं लगा कि क्लास चल भी रही है। तो आई टुक हेल्प ऑफ माय सन हु इज इन 8th क्लास, और बच्चे थोड़ा ज्यादा जानते हैं हमसे, ठीक है ना। तो बल्कि वो मेरे को बोल गया, क्या कर रहे हो पापा, वीडियो और ऑडियो ऑन थी आपकी। एनी हाउ, स्क्रीन पे भाई कुछ और विंडो खुल गई थी। आपको आ रही है मेरी आवाज बेटा? Yes, sir. यस सर। ठीक है बेटा, चलो हाँ चलो फिर हम कंटिन्यू करते हैं बेटा। सॉरी, तो ये हो गया बेटा 2 पाई ना 2a साइन, अभी ये एक बार नंबर 3 में क्या था, kx था ना, kx cos ओमेगा t, kx cos ओमेगा t। एक बार फिर पता याद दिला दूं, 1 डायमेंशन चल रहा है बेटा। k की वैल्यू अगर यहां से देखें तो n पाई बाई l आ गई थी, इट इज n पाई बाई l x, और cos ओमेगा इज 2 पाई न्यू t। एक तो ये इक्वेशन बन गई है हमारे पास ना, ठीक है, जो स्टैंडर्ड इक्वेशन बनी 6। और इसके अंदर ये जो n है, ये कितना था अभी देखा था हमने यहां से, ये न्यू n देख रहा हूं मैं, जो जो आ गए उनको मैं लिख लेता हूं। न्यू n आया n vs अपॉन 2l। यहां से n की वैल्यू निकाल लेते हैं हम, ठीक है, क्योंकि आपने कहा ये इन्फिनिटी तक जाएगा, पर मतलब इन्फिनिटी का मतलब इट विल बी एक्सटेंडेड अप टू ए क्वाइट लार्ज वैल्यू बेटा। एक बात देख लो, मैं फिर याद दिला दूं, l लेंथ था बेटा 1 डायमेंशन में, दिस इज द स्पीड ऑफ द वेव इन सॉलिड, एंड दिस इज द nth मोड ऑफ वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी, एंड दिस इज द मोड ऑफ वाइब्रेशन है। तो कितने मोड हो सकते हैं हमारे पास, मतलब एक फ्रीक्वेंसी रेंज के अंदर मैं दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दूं, dn, n वेरिएबल है बेटा, जैसे जैसे n बदल रहा है आप देख रहे हो फ्रीक्वेंसी बदल रही है, ये तो कांस्टेंट है 2l by vs, और दिस इज इक्वल टू क्या आ गया आपका d mu n आ गया हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, नंबर ऑफ पॉसिबल वाइब्रेशंस आ गए हमारे पास, पॉसिबल मोड्स इन डेल्टा डी न्यू के अंदर। dn जो है बेटा ये क्या है, मैं लिख रहा हूं, dn गिव्स, ठीक है, नंबर ऑफ पॉसिबल मोड्स of vibrations in frequency interval डेल्टा न्यू एन। एक बार फिर समझो, यहां बस थोड़ा सा देखो बेटा, एन नंबर है, ठीक है, तो उसमें डी न्यू एन तो उसकी फ्रीक्वेंसी है, और हमने डिफरेंशिएट कर दिया तो डेल्टा न्यू रेंज बन गई है, और डेल्टा न्यू के अंदर कितने नंबर हैं, डी एन है। लेकिन ये किस में चल रहा था बेटा, अभी तक आपका 1 डायमेंशन में चल रहा था। अगर मैं इसी सेम को 3 डायमेंशन में एक्सटेंड कर दूं, अगर मैं इसी सेम कॉन्सेप्ट को 3 डायमेंशन में एक्सपेंड करूं, तो देखो क्या होगा बेटा। ये कौन सी इक्वेशन थी, नंबर 6। इन 3 dimensions, equation 6 becomes क्या होगा, देखो बेटा, y is 2a sin, it will be nx pi by l, एक बार pi by l x sin of, now it will be ny pi by l into y and sin of, बस तीनों कंपोनेंट आ जाएंगे बेटा, nz pi by l z cos 2 pi न्यू t। टाइम में तो कुछ नहीं होगा ना, टाइम वाले टर्म में तो चेंज नहीं होगा, क्योंकि टाइम तो एक्स वाई जेड सभी डायरेक्शन में एक जैसा चलता है, ठीक है। हाँ, कंपोनेंट आपके अलग अलग हो सकते हैं, तो एक तो भाई ये इक्वेशन ये बन जाएगी, ठीक है। नंबर जो 6 इक्वेशन थी
ठीक है ना, उसका काउंटर पार्ट आ गया ये आल्सो। ये जो चीज थी ना बेटा n जो निकाला था अभी अब आपने, n क्या निकाला था 2l बाई, इट इज 2l बाई vs इंटू न्यून, आई थिंक यही थी। हाँ तो देखो बेटा इसको मैं स्क्वेयरिंग करूं, इट विल बी n स्क्वेयर इज 4l स्क्वेयर अपॉन vs स्क्वेयर इंटू न्यू n का स्क्वेयर। ठीक है, ये है वन डायमेंशन का चल रहा था, ये तो वो कहां से उठाया हमने, फॉर वन डायमेंशन। और इन थ्री डायमेंशन, क्योंकि जो रियल क्रिस्टल होता है बेटा हमारा, रियल सॉलिड होता है वो तो थ्री डायमेंशन का होता है, इसलिए हमें इसको थ्री डायमेंशन में एक्सटेंड करना पड़ेगा। इन थ्री डायमेंशन यही चीज बन जाएगी, देखो बेटा nx का स्क्वायर, ny का स्क्वायर, nz का स्क्वायर, 4l स्क्वायर, vs स्क्वायर, न्यू n स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ जाएगी बेटा 3D के अंदर इक्वेशन बन जाएगी उस नंबर की जो डिसाइड करेगा बेटा कितने पॉसिबल मोड ऑफ वाइब्रेशंस होंगे हमारे पास। ठीक है, ये वाली इक्वेशन आ गई, यहां तक की बात है। तो ये जो इक्वेशन है ये क्या दे रही है हमें, जैसे मैंने कभी बताया था, ये इक्वेशन क्या दे रही है आपको, पॉसिबल मोड्स इन वन डायमेंशन दे रही है बेटा। ये जो इक्वेशन होगी पॉसिबल, देखो दिस इक्वेशन gives possible modes of vibrations in 3D solid. ओके, अभी क्लास है आप लोगों की 130 पे? Yes, sir. Yes, sir. ओके, नो प्रॉब्लम। सेक्शन बी की, सेक्शन बी की नहीं है सर, सेक्शन बी की नहीं है। अब वो किसी की बेजब तो है ही ना बेटा दोनों में से। खैर फिर ऐसा करते हैं हम लोग, एक बार इसको आर्टिकल को यहां तक ना आप लोग पढ़ेंगे, हम अगले वीडियो में ना अपनी क्लास जो अगली कल उसमें इसी को मैं कंटिन्यू करूंगा फिर आगे।